नमस्कार दोस्तों, गार्गी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी इस परिवार से जुड़े हुए हैं और आप सभी सब्सक्राइबर्स या नॉन सब्सक्राइबर्स जितने भी लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, आप जानते हैं कि इस चैनल पर पहले से ही मैथ से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस डाले जाते हैं रेगुलरली। फिलहाल पिछले हफ्ते से हमने वीडियोस नहीं डाले थे, जिसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया था चीज़ों को रेगुलर लाने में, चीज़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके लिए आई एम सो सॉरी। अब हम ट्राई करेंगे कि आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड की जाए और आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें दी जाए। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रिलेटेड होगा IR इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस के ऊपर, जहाँ की हम आपको देश दुनिया में घटने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, उसके बारे में डीप नॉलेज देंगे एंड उसका क्या क्या उसका असर पड़ता है देश के ऊपर, हमारे देश के ऊपर या दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर, आम जीवन जनजीवन पर उसका क्या असर है। इन चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज इस सेक्शन का पहला वीडियो, IR सेक्शन का पहला वीडियो हम ला रहे हैं, जो कि है रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर, क्योंकि इस वॉर ने काफ़ी लोगों के जनजीवन पर काफ़ी ज़्यादा असर डाला है। काफ़ी देशों में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं और कई देशों में भुखमरी जैसे हालात भी खड़े हो गए हैं, जैसे कि हमारे एक प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आगे के वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल वीडियो के पहले पार्ट में हम आपसे बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, कि ये वॉर है क्या, किसके बीच हो रही है और क्यों हो रही है। बेसिकली जो इसके दो राइवल्स हैं, रशिया और यूक्रेन, जिनके बीच में ये युद्ध हो रहा है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोला है। किस कारण से हमला हो रहा है, तो उन्हें यूक्रेन को न्यूट्रलाइज करना है, यानी उनके रशियंस के हिसाब से यूक्रेन जो कि नाजीफाई हो चुका है और उसके पास वो उस जोन को न्यूट्रलाइज करके वहां पे अपना कब्जा रखना चाहते हैं, ताकि वो क्षेत्र उनके और नाटो के बीच में एक बफर जोन के रूप में काम करे। तो कौन कौन इसमें शामिल हैं? बेसिकली इसमें सबसे बड़ा रोल कौन कौन इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं वहां के दो फॉर्मर रशियन यूक्रेनियन रीजन्स, जो कि हैं, पहला है लुहांस्क और दूसरा है डोनेस्क। ये रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं क्रीमिया वॉर के बाद से। क्रीमिया वॉर जो कि 2014 में हुई थी, तो उसके बाद से लुहांस्क और डोनेस्क भी चाहते हैं कि वो रशिया से यूक्रेन से अलग हो जाएं और रशिया के सपोर्ट में, रशिया के इन्फ्लुएंस में रहें। ठीक है, और इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं कई देश, जो कि है बेलारूस हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, सीरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, कुछ हद तक चाइना भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये देश हैं जो कि रशिया के साइड में है। दूसरी साइड में यूक्रेन है, जिसको सपोर्ट कर रहा है USA, UK और कुछ EU नेशन, जैसे कि फ्रांस। ये है प्री वॉर फोटोज। क्रीमिया को मैंने गोल घेरे में रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए रेड जोन में है क्योंकि 2014 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करके रशिया क्रीमिया के पार्ट को अपने में मिला लिया था। इसके दो बैकग्राउंड बेसिकली ये है कि जिसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, जहाँ की हम बात करेंगे क्रीमिया। ये जो चीज़ है ये हुई थी क्रीमिया वॉर के टाइम पे, जो कि हुआ था 2014 में मार्च में। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कैसे यूक्रेनियन को वहां से हटाया गया और वहां पे रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी हुई, क्योंकि यूक्रेनियंस चाहते थे कि वो EU के साथ मिले और EU के साथ मिलकर डेवलपमेंट करें और NATO का पार्ट बने। बट विक्टर युशेंको, जो कि रशियन इन्फ्लुएंस थे, रशियन पीपुल्स पार्टी ऑफ रशियन के एक तरह से बोल सकते हैं, ये कुछ पार्टी का नाम था, उसकी तरफ से ये देश के राष्ट्रपति थे। तो ये नहीं चाहते थे कि उस पर कोई फाइनल डिसीजन आए, वो बार बार उस चीज़ को डिले कर रहे थे। तो जब उन्होंने लास्टली जब 2013 के दिसंबर के टाइम पे जब उन्होंने EU के साथ होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट पे जब साइन नहीं किए, तो वहां पे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, जिसमें कि वेस्टर्न सपोर्ट भी काफी था और विक्टर युशेंको को अपनी सीट छोड़नी पड़ी। और उसके बाद ही रशिया ने युशेंको के हटने के बाद क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया एंड 2014 में ये घटना घटी। उसके बाद से ही कंटिन्यूसली डोनबास और लुहांस्क के एरिया वाले लोग भी, क्योंकि रशियन सपोर्टर्स थे, रशियन स्पीकिंग एरियाज में आते थे, तो रशिया ने एक अपने इन्फ्लुएंस यूज करते हुए वहाँ पे काफ़ी इस तरह की चीज़ें की, ताकि वहाँ पे लोगों को वहाँ पे खुद का कब्जा लेजिटिमेट किया जा सके। तो उस चीज़ को करने के लिए लुहांस्क और डोनेस्क एरिया में भी उन्होंने क्रीमिया जैसा आउटब्रेक करके उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश की। वहाँ पे उन्हें सेपरेटिज्म का
स्टार्टिंग की, वहां पे यूक्रेनियंस ने भी फिर उसको टैकल करने के लिए आर्मी उतारी और उसके काफी ज्यादा नुकसान बाद में इन द लॉन्ग रन वहां के लोगों को झेलने पड़ी। तीसरा इसका बड़ा रीजन है जो कि है कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ ईयू, नेटो। नेटो कभी रशिया कभी नहीं चाहता कि नेटो उसके दरवाजे पर बैठे, जो कि पहले भी हो चुका है, लैटविया के साथ, एस्टोनिया के साथ हो चुका है। तो रशिया कभी नहीं चाहता कि जैसे कि यहाँ पे एस्टोनिया, लैटविया नेटो के देश हैं, तो रशिया कभी नहीं चाहता था। इसीलिए जब आप ध्यान दीजिए कि जब 2008 में भी ये चीजें हुई हैं, जब 2008 में जॉर्जिया ने नेटो में जाने की बात की तो रशिया ने जॉर्जिया के ऊपर अटैक कर दिया और जॉर्जियन वॉर हुई, जिसमें कि जॉर्जिया की हार हुई और जॉर्जिया ने नेटो में ज्वाइन करने का अपना सपना तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद है हॉट वाटर स्ट्रेटजी, जो कि है कि रशिया, अगर यूक्रेन के अलावा रशिया के पास कोई हॉट वाटर पोर्ट नहीं है, ब्लैक सी में जाने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसे के ऊपर के सारे एरियाज में आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन और साइबेरियन जो वेदर कंडीशन है वहां पे, या इस तरफ जो कि व्लादिवोस्टोक का एरिया पड़ता है चाइना के ऊपर, जापान के एरिया में, वहां पे भी काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ की 9 से 9 to 10 मंथ्स बिल्कुल भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता ड्यू टू हैवी आइस। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो ब्लैक सी का अपना एक्सेस जारी रखें। तो ब्लैक सी का एक्सेस पाने के लिए उन्हें, उनका सबसे बड़ा पोर्ट भी यहाँ पे था, क्योंकि वो यूक्रेन और रशिया के बीच में रिलेशन काफी अच्छे थे, तो उनका एक सेवेस्टोपोल करके एक जगह भी थी यहाँ पे, और वहां पे इनका एक क्रीमिया में भी उनके पोर्ट्स काफी थे, उनके आर्मी बेसिस थे, तो उसकी रक्षा के लिए उन्हें क्रीमिया पे कंट्रोल करना पड़ा और अपना हॉट वाटर स्ट्रेटजी को आगे भी लेजिटिमाइज करने के लिए उन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया। और वो चाहते हैं कि यूक्रेन या तो फ्रेंडली रहे या तो न्यूट्रल रहे, बट वो दुश्मन ना बने, ताकि नेटो का इंफ्लुएंस वहां पे ना आए। तो चौथी चीज है अमेरिका और रशिया की हेजेमनी वॉर। अमेरिका ने, क्योंकि यूएसएसआर को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, अमेरिका ने एक द्विध्रुवीय दो ध्रुवीय जो दुनिया का जो सिस्टम था उसे तोड़कर एक ध्रुवीय कर दिया, और यूएसएसआर को 1991 में तोड़कर मिखाइल गोर्बाचेव की सरकार को गिराकर वहां पे रशिया को और यूएसएसआर को के 13 भागों में, 13 से 14 भागों में तोड़ दिया गया, जिसमें कि जॉर्जिया, यूक्रेन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी चीज, ये सबको अलग कर दिया, रशिया को भी अलग कर दिया। तो रशिया के मन में ये एक बहुत बड़ा दर्द है हमेशा से कि अमेरिका ने उसके साथ ऐसा किया, और रशिया अब अपने हेजमनी को बढ़ाना चाहता था। इसीलिए आपने जब शेनो वॉर अगर आपने फॉलो की होगी तो वहां पे असद गवर्नमेंट को बचाने के लिए रशिया ने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, और अमेरिका चाह कर भी असद की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं कर पाया, और उसके फ्रस्ट्रेशन में आके, जो कि आईएस वहां पे क्रिएट हो चुका था, असद की गवर्नमेंट नहीं हट पाई थी, तो उन्होंने फिर बगदादी को खत्म करके किसी तरीके से वहां से अपने आप को एक सेफ एग्जिट खुद को दिया, ताकि लोगों के बीच में बना रहे कि अमेरिकन ने बगदादी को मारा। इस तरह से आप उसका जो बेस में जाओगे तो वहां पे एक बहुत बड़ा रोल ये था कि रशियंस उनकी असद गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। सीरिया को एक तरह से आप समझिए कि होल्ड करके रखा था। अगर असद की दोस्ती पुतिन के साथ नहीं होती तो उनका भी हाल ईरान जैसा हो चुका होता। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। चौथा रीजन है, पांचवा रीजन जो हमारा है वो है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो कि मैं आपको दिखाता हूं स्लाइड शो में, ये है, आप देख सकते हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो कि 2010 के टाइम पे बनना शुरू हुई थी, और 2015-16 के बाद इसमें स्टार्टिंग भी हो गई, और नॉर्ड स्ट्रीम 2 2022 में जाके कंप्लीट हुई, और 2021 के लास्ट में जाके कंप्लीट हुई थी, बट वो रशियन वॉर ब्रोक आउट होने के कारण उस पर फाइनलाइज ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी। तो इन दोनों पाइपलाइन के थ्रू क्या करता है, रशिया अपने जितने भी गैस का जो ट्रांजिट है, जो गैस एक्सपोर्ट करता है, उसे जर्मनी को हब बनाकर डायरेक्टली बेचना चाहता था, क्योंकि इससे पहले रशिया का जो मैक्सिमम जो ऑयल जाता है वो इस रूट से जाता है, यूक्रेन होकर। तो यूक्रेन हमेशा से इसके ऊपर ट्रांजिट चार्जेस लेता है, जो कि 700 से 800 मिलियन डॉलर होता था। ये रशिया इनको इनकम होती थी, और दूसरे इनको गैस भी सस्ती मिलती थी, और देशों के अगेंस्ट इनको भी काफी सस्ती गैस मिलती थी, क्योंकि रशिया को ये इनको देना पड़ता था एज अ फैसिलिटेशन, क्योंकि वो अपने देश से इन्हें गुजरने दे रहे थे और रशिया का एक्सपोर्ट होने दे रहे थे। इसलिए तो रशिया ने ये सोचा कि यूक्रेन को सबक सिखाने का यही एक तरीका है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को, हमेशा से रशिया के मन में ये था कि नॉर्ड स्ट्रीम के तरीके से को यूज करके वो, एक तो रशिया को 2 चीजें हो सकती थी, वो तो यूक्रेन को कंट्रोल करते कि भाई अगर तू ज्यादा उड़ेगा तो हमें तुम्हारे पर काटने आते हैं, तुम्हारे पैसे काटने आते हैं, बाकी तो तुम्हारे बगल में बैठे ही हो। दूसरा, ये जर्मनी को उन्होंने हब बनाकर ये किया कि नेटो के ऊपर एक प्रेशर बना दिया कि जर्मनी को ट्रांजिट फी के रूप में, क्योंकि पूरे यूरोप में गैस होनी ही थी, तो जर्मनी को इन्होंने ये ऑफर दिया कि आप यहाँ पे अपने
अपने जोन में यहाँ पे गैस हब बनाइए एंड हम आपको डायरेक्ट गैस सप्लाई करेंगे। और इस गैस सप्लाई की ट्रांजिट फी के रूप में इनको करीबन $2 बिलियन का फायदा होने वाला था ईयरली। आप ये सोचिए कि जहाँ पे यूक्रेन 800 मिलियन डॉलर कमा रहा था, वहां पे जर्मनी कमाएगा $2 बिलियन, यानी अराउंड 250% ज्यादा जर्मनी की कमाई होगी, क्योंकि पूरे जर्मनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे थे, वो अपने पास वो पैसे लगाने के लिए पैसे भी ज्यादा थे, तो उन्होंने वो हब बनाकर उसे आगे के देशों जैसे डेनमार्क हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस ने भी ट्रीटी कर रखे थे कि हमें भी सस्ती गैस चाहिए, क्योंकि बिना गैस के आप जानते हैं कि ये रीजन जो है पूरी तरीके से साइबेरियन रीजन और नॉर्थ, ये नॉर्वे और ये सारी चीजें नॉर्थ पोल के पास है, तो यहाँ पे मौसम काफी टाइम तक खराब रहता है, वहाँ पे ठंडियां बहुत बुरी पड़ती हैं। तो उस चीज को टैकल करने के लिए गैस और फ्यूल का कंटिन्यूस सप्लाई होना बहुत जरूरी था। तो इस चीज के लिए सभी यूक्रेन देश इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं कि उन्हें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गैस मिल जाता है, और जर्मनी और रशिया के बीच के रिलेशंस अच्छे थे, तो इन्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। बट इससे एक प्रॉब्लम हो रही थी अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था वो नाटो के ऊपर काफी कम हो जाता है, क्योंकि नाटो का जो निर्माण हुआ था वो बेसिकली हुआ था रशिया को कंटेन करने के लिए। अगर रशिया ही नाटो के देश ही सबसे बड़ा, एक समझ लीजिए कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री रशिया, यूरोप में जर्मनी और फ्रांस अगर रशिया के साथ ट्रीटी में चले जाएंगे, उनको गैस मिलेगी, उनका एनर्जी सिक्योरिटी अगर रशिया ट्राई करेगा, तो एक तरह से नाटो के लिए ये डूब मरने वाली बात होनी थी, नाटो के लिए काफी नुकसानदायक बात थी। तो इसलिए अमेरिका इस चीज को अपोज कर रहा था, उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए। इन्हें इस नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के पूरा होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। अभी आपने सुना होगा कि बीच में इसको उड़ा भी दिया गया था, जो कि रशिया में बाद में न्यूज में आया था कि अमेरिकन का वो काम था। अभी जब पेंटागन की फाइल जब हैक हुई थी, तो उसमें भी ये चीज सामने आई थी कि इन्होंने इस चीज को, अमेरिकन ने ये किया था, इसे ब्लो आउट किया था, ताकि ये यहाँ पे ये गैस की सप्लाई कम हो सके, ताकि जर्मनी के ऊपर प्रेशर बने और जर्मनी को मजबूरन अमेरिका रशिया का साथ देना, रशिया का के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था। अमेरिका काफी कोशिश कर रहा था और वो अपने इन्फ्लुएंस और नाटो के दबाव और ये सारी करके उनसे टैंक वैंक दिलवाए भी थे, लेकिन जर्मनी कभी भी खुल के रशिया को अपोज नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अपने हित भी जुड़े हुए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस चीज को इसके ये सारे आपके बैकग्राउंड है, जिनका एक बेसिक ये है कि हम इसके बारे में और भी वीडियोस चलाएंगे, तो उसमें फिर ये चैप्टर्स आएंगे जब इनके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। इस वाले पार्ट के ऊपर जो पहला है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसके ऊपर हम आपको स्पेशली एक वीडियो डालेंगे अगले आने वाले चैप्टर दिनों में। हम इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो डालेंगे, क्योंकि अभी काफी सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि अभी तो वॉर प्रोग्रेसिव हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। वॉर का ये हाल था फरवरी 2022, मार्च 2022 में। मार्च में तो पिछले साल इन्होंने काफी ज्यादा ब्रूटल अटैक्स किए थे और चारों तरफ से घेर कर यूक्रेन को, क्योंकि वो तैयार भी नहीं थे उस तरीके के वॉर के लिए, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा बढ़त हासिल की। उसके बाद फिर उन्होंने पीछे हटाए वॉर, सेनाएं अपने पीछे हटाई और अब इस जोन को पूरा कंट्रोल में ले लिया है। और अभी तो फिलहाल भी 2-3 दिन पहले अभी न्यूज में था कि जिनपिंग भी गए हुए हैं, और वो क्योंकि जेलेंस्की साहब हमेशा किसी न किसी को बोलते रहते हैं कि भैया हमारी पीस डील करवा दो, हमें रशिया को यहाँ से निकाल दो, कोशिश कर दो, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि नाटो ने उनको धोखा दे दिया है। उनका भी बोल सकते हैं कि गंदा वाला कट गया नाटो के चक्कर में। अमेरिका की दोस्ती उनको काफी भारी पड़ गई, उन्होंने काफी नुकसान सह लिया। तो वो चाहते हैं जिनपिंग से कि वो एक तरह से पीस डील हो जाए। जिनपिंग भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को एक पीस ब्रोकर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करें, और अमेरिका भी चाहता है कि जब बाइडेन अपने नेक्स्ट 2024 के चुनाव के लिए जब जाए, तो उनके पास ये, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग भी काफी ज्यादा नीचे जा रही है, तो वो, और उनकी भी काफी ज्यादा भद पिट चुकी है इस मैटर में, क्योंकि वो डायरेक्टली रशिया से डायरेक्ट फाइट ले भी नहीं रहे हैं और वो पीछे भी नहीं हट रहे हैं। तो उस वजह से यूक्रेन के साथ जो हो रहा है उसमें उनको कोई सिंपैथी मिल नहीं रही है। तो वो चाहते हैं किसी तरह एक पीस डील ब्रोक हो जाए, तो जहाँ पे रशिया और यूक्रेन एक किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आके वॉर को रोक सके, ताकि उनका अपना हित अमेरिका का पूरा हो सके। और वैसे भी ये कटुता तो कभी खत्म नहीं होगी, तो रशिया के लिए, अमेरिका के लिए तो अच्छी बात होगी कि हमेशा के लिए उन्होंने एक बीज बो दिया अगले 25-30 सालों के लिए। तो अब जैसे कि इस रीजन पे रशिया का कंट्रोल है, तो रशिया इस कंट्रोल को तो छोड़ेगा नहीं, बट अब देखते हैं आगे चीजें कैसे बदलती हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको इसके बारे में काफी डिटेल्स में बताया कि इसकी चीजें क्या क्या थी। अगले वीडियो में हम आपको क्रीमिया वॉर के बारे में, यूक्रेशियनको की हटाए जाने के बारे में हम एक वीडियो डालेंगे और उसमें आपको डिटेल से समझाएंगे। उसके बाद के वीडियोस में हम इसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा है, और दुनिया की जो राजनीति है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, और इवन की लोग जो इससे जो एक दूसरे पे ट्रस्ट था उसका क्या हाल है, देशों का क्या रिस्पॉन्स था, और किस तरीके से आगे की इकोनॉमी में बढ़ेगी, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ज्ञान की इस गंगा में हाथ धोने का पूरा मौका मिले।